चलिए लेके चलते हैं आप। थ्योरेटिकल चीजों को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। इशू ऑफ डिबेंचर्स फिर से नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आज हमारे पास तारीख हो चुकी है कितनी, 9। 15 दिन के बाद आपका 15वें दिन आपका एग्जाम है। और उसके बीच में आपका पीएड या एंटरप्रेन्योरशिप जो भी होगा वो सब होगा। आई गिवन यू फ्यू मटेरियल, इट इज हेल्पफुल, उसको खोल के देखना। ठीक है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट का अगर कुछ है, किसी का उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट जो भी होता है, जस्ट टेल मी, आई सेंड इट टू यू पर्सनली। मेरे पास सब, मैं दिखा था ना, मेरे पास सब कुछ है। तो देखिए, थ्योरी जो हम, जहां तक थ्योरी आपकी सीबीएसई या सीयूटी का कंसर्न है, वो सब कहाँ से आने वाली है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उससे निकलकर थ्योरी निकल कर आती है। और ये थ्योरेटिकल डिबेंचर की मीनिंग क्या होती है, डिबेंचर पे कौन सा सेक्शन लगता है, ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो, जब मैंने चैप्टर पहली बार पढ़ाया था तो नोट्स नहीं थे, लेकिन जब दूसरी बार चैप्टर पढ़ाया था तो ये सारे के सारे नोट्स की फॉर्म में आपको निकाल कर दे रखा है। तो जहां जहां जरूरत होगी एनसीईआरटी देखने के लिए वहां देखूंगा, अदरवाइज ये नोट्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। हर चीज एनसीईआरटी से निकाल कर लिखी गई है, तो ये प्रिसाइज है। तो अभी इस चैप्टर की इस थ्योरी को डिस्कस करने के लिए मैं एनसीईआरटी यूज नहीं कर रहा, नोट्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। ये नोट्स आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में दे दिए गए थे, जो लोग लेट ज्वाइन करते थे उनको मैंने सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में दे दिया था। आई होप काशियाना यू हैव दिस नोट इज एज वेल विद यू। काशियाना के पास होगा शायद। रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना, है या नहीं। यस सर। ठीक है जी। डिबेंचर जो है वो डेबरे से निकल कर आया, इसका मतलब होता है बोरो। बेसिकली इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच प्रूव्स, विच जस्टिफाई, विच स्पेसिफाई कि देयर इज अ डेट विच यू हैव टेकन अंडर अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 कंपनीज एक्ट में डिबेंचर के अंदर क्या है, डिबेंचर के अंदर डिबेंचर डिबेंचर इन्वेंट्री, डिबेंचर इन्वेंट्री मतलब डिबेंचर स्टॉक की फॉर्म है, उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड्स होते हैं। और कोई भी सिक्योरिटीज कंपनी, चाहे वो चार्ज हो एसेट्स पे या ना हो, उसे हम क्या मानते हैं, डिबेंचर। डिबेंचर परफेक्ट एग्जांपल होता है लोन का, वो भी नॉन करंट लायबिलिटी का। बॉन्ड भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्नॉलेजिंग डेट होते हैं। डिबेंचर के साथ क्या होता है, कूपन रेट लगा होता है। कूपन रेट किसे कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 7% डिबेंचर, 20% डिबेंचर, 15% डिबेंचर, 7% डिबेंचर लिखा रहता है। कूपन रेट होता है, बॉन्ड के साथ कूपन रेट नहीं होता। इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, जीरो कूपन रेट बोलते हैं, या डीप डिस्काउंट बोलते हैं। डीप डिस्काउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको डिबेंचर, उस तरह के डिबेंचर को जिनको हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, रिडम्पशन पार पे होता है, उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं उसको। और वो डिबेंचर का नाम हमारा बॉन्ड होता है। यहाँ लिखा है क्या, बॉन्ड आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय द सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द टर्म डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर नाउ बीइंग इंटरचेंजेबली। लेकिन बॉन्ड सिनोनिम्स का डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ है, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटेड। इसको दो नाम से पुकारा जाता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन रेट। तो डिबेंचर और ऑल्सो नोन एज, एक दो और दो चीज कोई और दे देंगे तो आपको बताना पड़ेगा, वन और टू इज करेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, या वन टू दोनों करेक्ट, ऐसा करके लिखा आता है। ठीक है। कोई और इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकता है, इट विल इंक्लूड द काइंड ऑफ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग बोरोइंग दैट अ कंपनी में इशू। पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। याद है, सिर्फ डिपॉजिट और पब्लिक डिपॉजिट हमने चैप्टर फर्स्ट बुक 3 का पढ़ा था। शेयर और डिबेंचर के बीच में डिफरेंस मतलब बचपन में सीखा था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, डिबेंचर डेट को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न, इस पर डिविडेंड कहलाता है, उस पर इंटरेस्ट कहलाता है। इसकी रिपेमेंट, इक्विटी शेयर की रिपेमेंट कभी नहीं होती है, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उनकी रिपेमेंट होती है। डिबेंचर की तो डेफिनेट क्या होती है, रिपेमेंट होनी होती है। इररिडीमेबल डिबेंचर हमारे देश में नहीं चलते हैं कंपनी से। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को छोड़कर। लेकिन यहाँ क्या है, डिबेंचर होल्डर का कोई वोटिंग राइट। सिक्योरिटी, शेयर आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। आप शेयर शेयर इशू करोगे, बदले में कोई सिक्योरिटी मॉर्गेज करोगे, नहीं होता ऐसा। यहाँ डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड होते हैं। फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज, फिक्स फ्लोटिंग क्या होता है अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। कन्वर्टेबिलिटी, शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर वेरेस, ठीक है, डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो शायद उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर पाए, लेकिन वहां उधर डिबेंचर कैन बी, ये वेरेज उधर आना था, डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इफ द टाइम ऑफ इशू सो प्रोवाइड। डिस्काउंट पर इशू, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। या फिर क्या, जब ईएसओपी करते हैं वो भी क्या होता है, मार्केट वैल्यू पर डिस्काउंट कहलाता है। और इधर डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों कंडीशंस होती है। रिस्क, शेयर होल्डर के पास सबसे बड़ा रिस्क होता है, डिबेंचर होल्डर का रिस्क क्या होता है, थोड़ा रिलेटिवली क्या होता है, कम होता है। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, शेयर होल्डर की प्रायोरिटी नहीं है, पहली प्रायोरिटी किसकी, डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर के नोट्स, ये एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन है, टीएस ग्रेवाल का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन है। मैं आपको दिखाई देता हूँ एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन किस तरह से बना हुआ है।
ये कूपन, ये डिबेंचर की टाइप बता रखे थे, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, इरिडीमेबल, रिडीमेबल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टेनर। इसी को हमने क्या कर दिया, पिक्चर की फॉर्म में दिखा दिया। वो यहाँ दिखेगा आपको, ये रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पर। यही वाली पिक्चर को क्या कर दिया, वर्ड की फॉर्म में बना दिया इधर, ये रहा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड या मॉर्गेज कहलाते हैं, और अनसिक्योर्ड या नेक्ड कहलाते, नेकेड कहलाते हैं। नेकेड डिबेंचर किसको कहते हैं हम लोग, वो डिबेंचर कौन से वाले थे जो अनसिक्योर्ड होते हैं, उनको कहते हैं। टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल या इरिडीमेबल, इरिडीमेबल को परपेचुअल भी बोला जाता है, मतलब कभी खत्म ना होने वाला, अंतहीन जिसे कहते हैं वो वाला। रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिडम्पशन का मतलब समझिए, अगर आपने कोई लोन ले लिया और लोन का पैसा वापस कर रहे हो तो उसे हम रिडम्पशन बोलेंगे। कैश फ्लो में पढ़ा होगा आपने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उनका पैसा वापस कर देना उसको बोलते हैं। कन्वर्टेबल जो होते हैं वो फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब अगर आप इनको शेयर में कन्वर्ट कर पाए या ना कर पाए। और ये पार्टली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल को तो कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। डिबेंचर है, जिंदा डिबेंचर, जिएंगे डिबेंचर और मरेंगे भी डिबेंचर। लेकिन जो कन्वर्टेबल है, वो क्या जन्म किसमें लिया, डिबेंचर में, जिए डिबेंचर और मरे क्या, शेयर्स की कैटेगरी में, ऐसा चलता है। पार्टली कन्वर्टेबल है। कूपन रेट, जीरो कूपन रेट हो गया, इसे डीप डिस्काउंट भी कहते हैं, अभी आएगा डिस्कशन इसका। और एक स्पेसिफिक रेट है, डिबेंचर जितने हमारे देश में दिखेंगे वो स्पेसिफिक रेट दिखेंगे, उन्हें कूपन रेट बोलते हैं। उधर चलते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर या बेरर डिबेंचर्स। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर है, एमसीक्यू की फॉर्म में आपको पेपर्स में दिखेंगे। अभी जब मैं सीपीएस के पेपर खोलूंगा और आपको क्या दिखाऊंगा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो यू कैन सी दैट। इन सभी का डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ करके लेके चले। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके अगेंस्ट हम किसी एसेट्स पे क्या करते हैं, कोई चार्ज क्रिएट करते हैं। आपने 500 करोड़ रुपए का डिबेंचर इशू करे तो 500 करोड़ रुपए की एसेट्स जो है मॉर्गेज रखी जाएगी। मॉर्गेज रखी जाएगी, उसे चार्ज बोलते हैं। चार्ज का मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला चार्ज नहीं है। कभी भी अगर क्वेश्चन में बोले व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, तो चार्ज का मतलब वो डिबेंचर वाला चार्ज बोल रहा है, एप्रोप्रिएशन वाला चार्ज नहीं बोलेगा। इसका ध्यान रखना, ठीक है जी, इसका ध्यान रखेंगे। या चार्ज मींस, नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हो तो वैसे ही पता चल जाएगा, नहीं तो आपको क्या बोलना है, डिबेंचर वाला बोलना है। इसका मतलब है सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक एसेट्स टुवर्ड्स द लोन। अगर कंपनी डजंट मीट इस ऑब्लिगेशन, द लेंडर कैन गेट हिज और हर पेमेंट फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ मॉर्गेज एसेट्स। रियलाइजेशन मतलब बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। मतलब आपने क्या कर दिया, कोई पर्टिकुलर लैंड, कोई पर्टिकुलर मशीनरी अगर मॉर्गेज कर दी डिबेंचर के अगेंस्ट, उसे फिक्स चार्ज बोलेंगे। जैसे आपने बोला कि मेरा मुंबई में कोलाबा में मेरी जो बिल्डिंग है 500 करोड़ की, वो मॉर्गेज कर दी भाई, वो फिक्स चार्ज कहलाएगा। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, अब अगर आपने किसी एसेट्स को फिक्स चार्ज बना दिया तो उस एसेट्स के अगेंस्ट आप दूसरी जगह लोन नहीं ले सकते, वो एसेट्स आपकी ब्लॉक हो गई उस जगह पे। तो समझदार कंपनीज क्या करती है, फिक्स चार्ज नहीं देती, वो फ्लोटिंग चार्ज देती है। फ्लोटिंग चार्ज वो चार्ज होता है जो कि क्रिएट नहीं किया जाता किसी स्पेसिफिक एसेट्स पे। हाउएवर स्पेसिफिक अमाउंट स्प्रेडेड ओवर द गिवन एसेट्स। आपके पास 5,000 करोड़ की एसेट्स हैं, आपने बोल दिया 500 करोड़ की एसेट्स भाई क्या है, चार्ज है, तो वो कौन सी 500 करोड़ की एसेट्स है नहीं पता। हाँ, जब जब वाइंडिंग अप होगा बिजनेस का, जब आपका बिजनेस बंद हो रहा होगा, तो अपनी मर्जी से कोई भी 500 करोड़ की एसेट्स चुन लेंगे। तो फिक्स, इससे क्या होता है कि आप किसी किसी भी एसेट्स पे क्या कर सकते हैं, दूसरा लोन भी ले सकते हैं। फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व्स ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग दोज असाइंड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब जो फिक्स के अंदर जा रही है उनको छोड़ के बाकी सारी क्या कहलाएंगी, फ्लोटिंग कहलाएंगी। फ्लोटिंग चार्ज होल्डर हैज अ प्रेफरेंस ओवर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर सेटलिंग हिज और हर क्लेम। ठीक है जी। मतलब सबसे पहले फिक्स चार्ज वाले का होता है, उसके बाद फ्लोटिंग वाले का होता है, फिर बाद में जिन्होंने सिक्योरिटी नहीं कर रखा उनकी बारी होती है। लोन तो लोन ही है भाई, वापस तो देना ही पड़ेगा ना। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या कहते हैं, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक चार्ज ऑन असेट्स, हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रेडिट दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। पर ध्यान रखना, अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, फिक्स चार्ज वाले नहीं होते। फ्लोटिंग चार्ज उन पर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे मान के चलो कि जब आपने कोई पोस्ट पेड कनेक्शन ले लिया मोबाइल फोन का, पोस्ट पेड, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि बिल आएगा। बिल कितना आएगा, मिनिमम आएगा, वो बिल आएगा, तुम कंज्यूम करो ना करो। तो जैसे मान लो मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन है, उन्होंने बोला मुझसे आपके फैमिली पैक है 4 कनेक्शन, एक तुम्हारा और 3 कनेक्शन तुम और यूज कर सकते हो। तो मैं 2 ही कनेक्शन यूज कर सकता हूँ, बिल तो मेरा फिर भी उतना ही आता है। मैं 4 कनेक्शन यूज करूँ फिर भी बिल उतना ही आएगा, मैं एक कनेक्शन यूज करूँ फिर भी उतना ही आएगा। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, तो क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता। और फ्लोटिंग चार्ज क्या है उसके अंदर, फ्लोटिंग चार्ज क्या है उसके अंदर, वो नॉर्मली क्रिएटेड है, वो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। ये लाइन देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखी होगी।
यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला, जीरो कूपन स्पेसिफिक कूपन रेट, नॉन कन्वर्टेबल आ गया, इररिडीमेबल डिबेंचर्स आ गया, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आ रहा है। देखो ये रहा, पूरी पूरी लाइन वही उतारी हुई है ना। हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज मे बी क्रिएटेड ऑन दीज डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट। पूरा एक एक चीज एनसीईआरटी से निकाल कर रखा हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये थोड़ा सा कलरफुल प्रेजेंटेबल फॉर्म में है, वो अपना ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में होता है। ये चार्ज का मतलब समझ में आया आपके पास? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल डिबेंचर जिनका एक लाइफ टाइम है, 4 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा करके टाइम है, ठीक है। और जनरली डिबेंचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, 1 साल के बियॉन्ड ही चलते हैं। शॉर्ट टर्म डिबेंचर्स हमारे देश में अलाउड नहीं है। पेबल विद इन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। सच डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड ईदर एट अ पार और अ प्रीमियम। डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। अभी हम पढ़ेंगे ना इशू डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तब उसको डिटेल में देखेंगे। इररिडीमेबल डिवेंचर्स नोन एज परपेचुअल डिवेंचर्स, क्योंकि कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रिपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिवेंचर्स। ये डिवेंचर रिपेबल होते हैं कब? जब कंपनी वाइंड अप होती है, खत्म कंपनी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। बर्बाद तो खैर क्या बोल रहे हैं, जब कंपनी हम बंद कर रहे हैं, झोला झमेला लेके चलते हैं, तब होता है ये वाला पार्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यू कैटेगरी ऑफ डिवेंचर। आप बोलेंगे कैसे भाई? 5% डिवेंचर से आपने कन्वर्ट कर दिया उनको 7% डिवेंचर में। पहले 5% इंटरेस्ट की बात हुई थी, अब 7% की बात हो गई। 7% डिवेंचर कन्वर्ट कर दिया उनको रिडम्पशन में, कितना? 10% डिवेंचर्स में। ऐसा होता है। जैसे पुराने जमाने में हम 1970 60 में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया करते थे। मान लो हमने $100 मिलियन का लोन ले लिया। तो जब हम, और अब पुराना लोन हमारा चल रहा है, जब हम नया लोन लेते थे $100 मिलियन का, तो 60 या 40 मिलियन डॉलर तो पुराना लोन कट जाता था और उसका इंटरेस्ट कट जाता था। हमारे हाथ में $60 मिलियन का लोन आता था और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के आता था। तो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल है ये। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन एनी अदर सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल है। मोस्ट डिबेंचर इशूड इसी कंट्री में, इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। कोई कन्वर्टेबल नहीं होता। टाइम खत्म होगा, पैसा वापस ले जाओ, चिल करो भाई तुम। ये चलता है। कूपन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर्स आपने अभी तक पढ़े थे, 10%, 12%, 5%, 7%, उन्हें कूपन रेट होता है। कूपन रेट होता है प्रीफिक्स विद डिबेंचर्स। हम लिखते हैं ना 10% डिबेंचर, तो जो 10% में लिखा हुआ वो कूपन रेट होता है। तो क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कूपन रेट। द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली टैग्ड विद द बैंक रेट। इस पर जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, फ्लोटिंग होता है कूपन रेट। अगर हमने बोला 8% डिबेंचर्स है, ठीक है जी, तो अभी तो हमने जब इशू किया 8% डिबेंचर रेट है, फिर हमने बैंक रेट के साथ अटैच कर दिया इसको। तो बैंक में रेट मान लो 7% हो गया, तो हम उसे 7% कर देंगे। ये हमने कंडीशन दे रखी है। बढ़ जाएगा तो बढ़ाएंगे, घटना होगा तो नहीं घटाएंगे, मिनिमम रखेंगे। मिनिमम तो इतना देना पड़ेगा आप। लाइक आई हैव टेकन अ होम लोन, जब मैंने लिया 6.25% का इंटरेस्ट रेट था, पहुंचते पहुंचते 9.05 हो गया। ठीक है। अब बैंक ने बढ़ा तो दिया, बढ़ाने की तो मुझे खबर आ जाती है, मैंने कहा घटाओ भाई, कह रहे नहीं, आपका सिविल स्कोर चेक होगा और आपका जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें 0.25% हम आपसे पैसा लेंगे विद जीएसटी, तब हम रेट घटाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? सरकारी बैंक वाले कह रहे हैं। और डिवेंचर में भी ऐसे ही होता है, वो लोन देने वाले की कंडीशंस है ना। तो जीरो कूपन रेट में क्या होता है? कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। कैसे भाई? जरा समझिए कि इन डिबेंचर्स को क्या किया जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या कर दिया, आरबीआई के बॉन्ड है, 25,000 रुपीज का आपने एक बॉन्ड इशू किया। इसका इशू प्राइस कितना था? 22,000 था। और ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम होंगे कितने में? 25,000 में। तो जो खरीद रहा है उसको सस्ता मिल रहा है ना। और जब उसका मेच्योरिटी होगा तो कितना होगा? 3,000 रुपये मिलेगा। जो 3,000 रुपये मिलेगा उसे क्या बोलते हैं हम? नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको? नोशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। इट इज रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डिबेंचर। इन ऑर्डर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर, सच डिबेंचर्स आर इशूड एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू एंड इशू प्राइस इज ट्रीटेड एज एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसे नोशनल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए नोशनल इंटरेस्ट क्या है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल नंबर अपने पास नोट करके रखते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। ठीक है। ऐसे डिबेंचर, जब मान लो डिबेंचर होल्डर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, डिसीज हो जाता है, तो उसके सक्सेसर को कैसे मिलेगा वो? जब वो प्रूफ प्रोवाइड करेंगे तब उनको मिलेगा। ट्रांसफरेबल है ये भी, ऐसा नहीं कि ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन बेयरर डिबेंचर्स किसको बोलते हैं? बेयरर डिबेंचर बोलते हैं जिसके हाथ में, वही उसका मालिक है। मतलब हु इज बेयरिंग इट। आपने देखा होगा ना करेंसी नोट में क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर। जिसके हाथ में 500 रुपए होगा, आरबीआई का गवर्नर बोलता है मैं उसे ही 500 रुपए दूंगा। तो बेयरर डिबेंचर वो होते हैं जिनका नाम, पता, एड्रेस कहीं नहीं लिखा जाता, उसको क्या बोला जाता है? बेयरर डिबेंचर्स बोला जाता है। ठीक है जी। और ध्यान से सुनना, इन डिबेंचर पर इंटरेस्ट किसको प्रोवाइड करा जाएगा? द पर्सन हु प्रोड्यूस इंटरेस्ट कूपन अटैच टू सच डिबेंचर्स। इन डिबेंचर के साथ डिजिटल कूपन अटैच्ड होते हैं।
जब आप डिबेंचर खरीदते हैं तो आपको उसका देखो हर साल डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। जिसके पोजीशन में ये होंगे उसे कूपन भी मिलेंगे, वो कूपन एनकैश कराएंगे, अपना इंटरेस्ट ले जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, मान लो मान लो कि आपके पास डिबेंचर आया 15 जुलाई को, और डिबेंचर में इंटरेस्ट कब दिया जाना है? सितंबर और कब, नहीं अक्टूबर और कब दिया जाना है? मार्च में। तो आपके पास तो जुलाई में आ गया, अप्रैल मई और जून चला गया, 3 महीना। जब आप डिबेंचर का ट्रांसफर करेंगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट पुराने वाले को मिलेगा, नए वाले को मिलेगा। ऐसे में डिबेंचर की डील करते समय कंडीशन कहते हैं, उसे कहते हैं एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम मतलब क्यूमुलेटिव मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये बहुत सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, अभी नहीं आएगा। जब आप बीकॉम ऑनर्स से सीए करेंगे तब इसकी ट्रांजेक्शन्स आती हैं कि डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट अटैच्ड है। अगर इंटरेस्ट अटैच्ड है तो मतलब अगर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो डिबेंचर की ओनरशिप मिलेगी। तो पहले पीरियड का इंटरेस्ट कौन ले जाएगा? पुराना होल्डर ले जाएगा, बाद वाला क्या ले जाएगा? नया वाला ले जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उस बंदे को उतना जितना इंटरेस्ट उसकी कंपनसेशन दे देते हैं, फिर पूरा राइट ले लेते हैं, ताकि डिबेंचर जिस रेट में आपके पोजीशन में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कम इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ ऐसी डील कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट तू रखता तो रख ले, और अगर हम रख रहे हैं तो हम तुझे क्या दे देंगे, उसके बदले में कंपनसेशन दे देंगे। ये कंडीशंस भी आती हैं डिबेंचर के साथ, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। बेयर डिबेंचर में ये चीज आती है। इशू ऑफ डिबेंचर कई तरह से होता है, हमने बताया था। इशू ऑफ डिबेंचर कैश में भी होता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी होता है। आप अगर आप देखेंगे फ्लो चार्ट, हाँ ये रहा। डिबेंचर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये डिबेंचर हम कैसे इशू कर रहे हैं? कैश में इशू कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे, जब मैंने पहले पहले इस टॉपिक को पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये डिबेंचर जो होते हैं वो, इशू ऑफ डिबेंचर जो चलता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स वो कई तरह से चलता है। इशू ऑफ डिबेंचर चलता है कैश में, ठीक। और इशू ऑफ डिबेंचर चलता है कंसीडरेशन कंसीडरेशन अदर देन कैश में, अदर देन कैश में चलता है, ठीक है। और एज अ कोलेटरल, और ये डिबेंचर्स हम क्या करते हैं? एज अ कोलेटरल, कोलेटरल एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं। और डिबेंचर हम बोलते हैं क्या? डिबेंचर फिर हम दो कैटेगरी और बोलते हैं, हम क्या? प्रोमोटर्स को भी इशू करते हैं डिबेंचर्स, याद है ना, शेयर्स भी। और किसको इशू करते हैं? अंडर राइटर्स को भी इशू करते हैं। तो प्रोमोटर अंडर राइटर वाला पार्ट भी हम लोग, वो मैंने जनरल एंट्री करते समय बताया था इशू शेयर्स में, प्रोमोटर को कैसे करते हैं, अंडर राइटर को कैसे करते हैं, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, ऐसा करके ये भी चलता है। ये डिबेंचर जो कैश होता है, नॉर्मल तरीके से होता है इशू, नॉर्मल। नॉर्मल क्या करेगा डिबेंचर? आप डिबेंचर को एट पार पे इशू करेंगे, एट प्रीमियम पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे और एट डिस्काउंट पर इशू करेंगे, ऐसा करके। यहाँ डिबेंचर क्या होता है? रिडम्पशन, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? ऐसे होता है भाई, इशूड पार पे हो गया, ये हमने बोला इशूड एट पार। हमने बोला यहाँ पर इशूड एट प्रीमियम, नोट करने की जरूरत नहीं, पहले नोट कर रखा आप लोगों ने, इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है जी। अब इशूड एट पार पे हो गया, प्रीमियम पे हो गया, डिस्काउंट, ये तो नॉर्मल चीज आ गई जैसे ये थी। तो यही लिख रहे हैं हम लोग क्या? रिडीमेबल। रिडीमेबल, रिडीमेबल की तीन कंडीशन बन जाती हैं। रिडीमेबल एट पार हो गया, रिडीमेबल एट प्रीमियम हो गया, ठीक है, और रिडीमेबल एट क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। यहाँ फिर से ये भी कंडीशन बनती है, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार हो गया, एट प्रीमियम हो गया, एट क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। फिर से यहाँ पर रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या हो गया? एट पार हो गया, एट प्रीमियम हो गया, एट क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। ये कंडीशंस आती हैं। इस पर बिल्कुल अलग क्वेश्चन और 100% आने वाला क्वेश्चन आपके पास बनता है। क्या? खोल के देखो, यहाँ तीन रखे हैं तो पेपर, देखो वहां पर। इस फ्लो चार्ट में, ये जो नीचे वाला फ्लो चार्ट दिखाया गया आपको, रखे थे जो पेपर।
ये जो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर तक का, 3 से 6 नंबर का भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक्सपीरियंस दैट मैंने दिए थे आप लोगों को क्वेश्चन। कंसिडरेशन अदर देन कैश की दो कैटेगरी बनती हैं। फॉर फॉर जब आप एसेट्स खरीद रहे हैं, कोई एसेट्स, या क्या कर रहे हैं, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, आप कोई बिजनेस एक्वायर करते हैं, ठीक है जी। और जब एसेट्स एक्वायर करते हैं, फिर से 3 कंडीशन बनती हैं। एट पार पे बनेगा, एट प्रीमियम पे बनेगा, और एट डिस्काउंट पे बनेगा। यहाँ पर भी कंडीशन, बिजनेस एक्वायर करने में 3 कंडीशन बनती, इशू करते हैं, एट पार पे करेंगे, एट प्रीमियम पे करेंगे, और एट डिस्काउंट पे करेंगे, ठीक है जी। और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर प्रोमोटर्स को, अंडरराइटर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी में तो प्रीमियम डिस्काउंट वाली कोई बात ही नहीं होती, नॉर्मल पार पे काम चलते हैं, वैसा चलता है। ये फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में आप देखेंगे सबसे पहला पार्ट मैंने यहाँ दिखाया क्या, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू है, पार पे इशू हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ, डिस्काउंट पे इशू हुआ। आप देख रहे हैं ना ये वाला फ्लो चार्ट, इसको डिस्कस करेंगे। बट व्हाट आई वांट, कि अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी है, एक बार जरा पेपर उठा के देखते हैं सीबीएसई में, कि वो हमें कितना कितना चीजें हमें समझ में आई है, क्या आई है। अच्छा, एक और चीज आई है। एक बार ना एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये डिबेंचर और डिबेंचर से रिलेटेड जो थ्योरी होती है, उसमें एक टर्म आई थी, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या आई थी कंडीशन? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, which contains terms and conditions relating to issue as well as redemption of debentures। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड वो होता है, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है ना, ऐसी क्या कहलाती है वो टर्म होती है क्या, डिबेंचर, डिबेंचर, डिबेंचर ट्रस्ट, ट्रस्ट डीड कहते हैं उसको, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। इसके अंदर क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज वेल एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी कि आप अगर कोई लोन लेते हैं, तो लोन लेने की और लोन को वापस करने की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। जैसे आप लोन लेते हैं तो आपसे क्या कहता है वो, जैसे मान लो मैंने होम लोन लिया, उसने बोला कि हम आपको एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे तब, जब आप डील कराने जाएंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे जब रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है, हमने कहा हमें थोड़ा और चाहिए, कह रहा कोई बात नहीं, रेनोवेशन शुरू करिए हम और दे देंगे आप। टर्म्स एंड कंडीशन हो गए ना। फिर हमने पूछा वापस कैसे करेंगे, उन्होंने कहा ठीक है, अब 12 साल में वापस करेंगे, 15 में वापस करेंगे, 20 साल में वापस करेंगे। मैंने कहा 20 साल में वापस करूंगा। उसने कहा भी 20 साल में वापस करेंगे तो हम ईएमआई इतनी बनाएंगे, इंटरेस्ट इतना लगेगा। ऐसा चलता है। तो ये टर्म्स ऑफ इशू और टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, मोड ऑफ रिडम्पशन, हर चीज इसके अंदर लिखी जाती है। उसे डिबेंचर टर्म ट्रस्ट डीड बोला जाता है। एंड हु कैन बी अ ट्रस्टेड टू अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, वो व्यक्ति है जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इशू हाउसेज होते हैं, इशू मैनेजर्स होते हैं, ये सारे के सारे लोग डिबेंचर ट्रस्ट डीड में ट्रस्टी बन सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति जिसका उस कंपनी के साथ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ हो, वो डिबेंचर ट्रस्ट डीड में ट्रस्टी बन सकता है। ठीक है, कंपनी अप्रोच करती है उनको। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आप लोगों को ध्यान रहेगा इसका। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जरा दिखाऊं आपको, एक बार जरा सीबीएसई के पेपर को देखें। ये पिछली बार का पेपर उठा के देख रहा हूं मैं आपको, कंपार्टमेंट का पेपर उठाते हैं सबसे पहले। एक ही पहला सेट उठा के देख लेते हैं, यहाँ देखिए। अब आप देखिए, एक और चीज आई थी ना आपके पास, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड, याद है किसी को? रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड चीज आई थी, क्या लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिजर्व कैपिटल। क्या है? इट इज, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, रिजर्व कैपिटल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट था ये, क्या था ये? पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। कहाँ है? अनकॉल्ड, टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, ए है। और चलिए जरा यहाँ पर, ये भी नहीं है काम का चीज हमारे पास। ये देखिए, प्रीमियम लॉस एंड इशू, ये भी, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। 100 रुपीज ईच का प्रीमियम 5% रिडीमेबल है 10%, लॉस ऑन इशू डिवेंचर विल बी डेबिटेड विद लॉस ऑन इशू। आप बोल रहे हैं डिवेंचर इशू हुए कितने से?
प्रीमियम 5% पर और रिडीमेबल है 10% पर, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 15%। और कह रहा है कि लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ प्रीशियस लिमिटेड। ये मैं तब डिस्कस करूंगा जब मैं आपको रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूंगा, अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा इसका। है जी, डिवेंचर का कहाँ है? ये रहा देखो। डिवेंचर विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इधर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी नोन एज व्हाट? क्या कहते हैं उसको? कूपन रेट नहीं कहते, सिक्योर्ड नहीं कहते, कन्वर्टेबल नहीं कहते, क्या कहते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज फाइन। और चले आगे। एक दो क्वेश्चन ही दिखेगा आपको, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। ये रहा देखो। ये तो खैर फोर फीचर वाला पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन याद है आपको? एट द टाइम ऑफ फोर फीचर और स्केलेटन एंट्री बताई थी मैंने आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद व्हाट? कौन सा अमाउंट है? कॉल्ड अप अमाउंट ऑन फोरफिटेड शेयर्स। कॉल्ड अप होता है नंबर ऑफ शेयर कॉल्ड अप। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 15 16 चला गया, 16 के बाद खत्म हो जाएगा, इसका चांस नहीं है। 18 खत्म हो गया, ये नहीं है क्वेश्चन, देखिए ठीक है। अच्छा, और देखें जरा, एक क्वेश्चन और देख लो। मैं ये तो सेट में तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, सेट में तीसरा सेट में देखें तो ज्यादा तो बदला नहीं होगा, लेकिन दिख जाता है शायद। अभी हमने कौन से नंबर पे क्वेश्चन देखा था डिबेंचर का? हाँ, चौथा तीसरा। ये नहीं है, ये नहीं है। अब आप देख रहे हैं उस सेट में सेम आ गया वो क्वेश्चन, तो इसको मैं नहीं देख रहा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एनुअल देखिए, ये तो कंपार्टमेंट का पेपर था। एनुअल देखेंगे जरा, सीबीएसई का 2025 एनुअल पेपर में देखते हैं उठा के। अकाउंटेंसी आ गया, अकाउंटेंसी आ गया। सेट, ये उठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। एक्स लिमिटेड इशूड 8% में 100 डिस्काउंट रिडीमेबल सर्टेन प्रीमियम। ये मैं दिखाऊंगा आपको, ये थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी जब हम कर लेंगे ना इशू डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन अगेन आई विल ओपन इट। ये भी दिखेगा, प्रॉपर है। और देखें इधर क्या है। ललित इशू, ये रहा। नहीं, ये भी नहीं है। ये आ जाएगा, देखो ये रहा। पहले सिक्स को देख लीजिए, पढ़ रखा है ना बीच बीच में। मनी रिसीव्स इन एडवांस फ्रॉम द शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर इज व्हाट? क्या कहते हैं उसको? क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस का होता है, ठीक हो गया आंसर। डिबेंचर इन रिस्पेक्ट टू विच ऑल द डिटेल्स इंक्लूडिंग नेम्स एड्रेस पर्टिकुलर होल्डिंग डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर। कौन सा डिबेंचर बोलेंगे? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बोलते हैं। अभी पढ़ा था रजिस्टर्ड डिबेंचर्स के बारे में। द पोर्शन द कॉल्ड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज पेड अप कैपिटल कहलाती है। ठीक है, और कोई मेरे ख्याल से मिलना नहीं है क्वेश्चन इसमें, दो क्वेश्चन हो चले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माणिक। 16 17 18 चला गया, ये एक और आया था डिस्काउंट शायद। कौन सा, ये वाला? 1 अप्रैल को 20,000 13% डिबेंचर 100 डिस्काउंट रिडीमेबल पार था। भाई देखो, 20,000 इंटू 100 कितना बनेगा? 20 लाख। 20 लाख में प्रीमियम कितना बनना है? 13%। कितना बनेगा? 13 दूनी 26, 2,60,000। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 260। कितना आसान। लेकिन आप क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना कि इशू की डेट क्या थी। अभी तो एनुअल इंटरेस्ट। देखो ये 13% कूपन रेट है। इसका मतलब एनुअल इंटरेस्ट है ये। इसका मतलब एनुअल इंटरेस्ट है। पर एनम होता है इसका मतलब। हाँ। डिबेंचर में कॉल सिग्नेचर क्यों होगी, बता जरा मुझे। मैं एक हाँ, सुनो। मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ, सुनो कैसे होती है वो, देखिए। सुनो, कि आपने क्या कर दिया, डिबेंचर जो इशू करे और हिसाब ये बना कि भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करके पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, फर्स्ट कॉल ड्यू करी पैसा नहीं मिला, तो कॉल से एरियर हो गया। ठीक है जी। अब लेकिन एक मजेदार चीज और होती है। कॉल से एरियर पे आपने बताया था ना, बाद में हम फोरफिट कर सकते हैं। डिबेंचर फोरफिट नहीं होते हैं। रीजन समझते हो? मैंने आदित्य से बोला, आदित्य मुझे लोन दीजिए। आदित्य ने बोला बिल्कुल सर, आपको लोन मिलेगा 10 लाख का, और आपको 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 250 250 250। आदित्य हैज गिवन मी 3 इंस्टॉलमेंट्स। चौथी इंस्टॉलमेंट आदित्य ने देने से मना कर दिया। मैंने कहा जा आदित्य, तेरा लोन फोरफिट।
और मतलब मैं तेरा लोन खा गया, मैं तुझे पैसा वापस नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बात ध्यान से सुनना। अगर कॉल से एरियर आ गया और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ गई, इंटरेस्ट कॉल से एरियर को हटाने वाले अमाउंट में मिलेगा, दिया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मान लिया जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे रुको तो सही, ये 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, ठीक है? और ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिए जाने चाहिए थे आपको। ये मान लो 20 लाख के हैं। 5 लाख एक हो गया, 5 लाख दूसरा हो गया, 5 लाख तीसरा हो गया, और 5 लाख चौथा हो गया, ठीक है? अच्छा, इस चीज ऑफ ये 1 4 25 की रेट हो गई, और ये हो गया 1 7 25 का, ये हो गया 1 10 25 का, और ये हो गया तुम्हारा कितना, 1 1 26। इस तरह से आपको पैसा मिलना है। आपसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अभी करवाए दे रहे हैं, बताइए अब क्या होगा, इंटरेस्ट कितना दोगे आप? और इंटरेस्ट डिवेंचर कितने हैं, 12% डिवेंचर्स हैं। तो बताइए जरा मुझे, 31 जुलाई को कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिली 1 अप्रैल में, इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा आपको, यहां से लेकर यहां तक बताइए जरा। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा। भाई 31 जुलाई को इंटरेस्ट बोल रहा हूँ मैं, कब बोल रहा हूँ इंटरेस्ट में? 31 जुलाई को बोल रहा हूँ आपसे इंटरेस्ट। ये छोड़ो 31 जुलाई, आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब करते हैं मान लो? आप करते हैं यहाँ 30 सितंबर को करते हैं आप, ठीक? पहली इंस्टॉलमेंट आपको 1 अप्रैल में मिली थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको कब मिली थी, 1 जुलाई 2025 को मिली थी, इससे 5 लाख रुपए की। तो जो इंटरेस्ट 30 सितंबर तक कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा देखिए। ये एप्लीकेशन है अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल, समझ लीजिए, ठीक है? कैसे होगा जरा देखिए। एक 1 4 25 से लेकर इस पर्टिकुलर डेट तक इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 5 लाख इंटू 12/100, इंटू कितना महीना हो जाएगा, अप्रैल से लेकर मार्च, 6/12, प्लस ये जो दूसरा वाला अमाउंट है 5 लाख, इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12%, इंटू कितना, 1 जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर, कितना होगा, 3/12। समझ पा रहे हैं बात को? और ये वाली जो इंस्टॉलमेंट है, ये वाली, इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताइए। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट, अब दूसरे इंटरेस्ट की जो पेमेंट जाएगी वो कब जाएगी, 31 मार्च 26 को जानी है अब इंस्टॉलमेंट, ठीक है? तो अगर मुझसे इंटरेस्ट 30 सितंबर तक बोलूं, तो सिर्फ दोनों पे इस तरह से निकलेगा, ठीक? अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब करिए आप, 31 मार्च को भी करिए, तो 31 मार्च तक क्या होने वाला है, 5 लाख पर पूरा 6 महीने का, इस 5 लाख पर भी पूरे 6 महीने का मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड द पॉइंट, क्योंकि इस डेट तक पूरा का पूरा 6 लाख आप, भाई हम तो अब सितंबर से लेकर मार्च तक का निकाल रहे हैं ना इंटरेस्ट, तो सितंबर तक आपके हाथ में कितना पैसा आ चुका था, 5 लाख एक आ चुका था, 5 लाख दो आ चुका था, और 5 लाख तीसरा भी आ चुका था। इस पूरे 5 लाख पे तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, एग्री? और इस 5 लाख पर भी कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये वाला जो 5 लाख है, लास्ट वाला 5 लाख, इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का मिलेगा, सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा चल रही कहानी। मान लो बंदे ने ये इंटरेस्ट दिया ही नहीं, अब नहीं दिया उसने फाइनल कॉल, अब क्या होगा बताओ? अब मार्च 31 को आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5 लाख, 5 लाख में 6 महीने का, इस पर आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो कॉल सीनियर का इम्प्लीकेशन ये जाता है, लोन जब आपको मिला ही नहीं तो भाई इंटरेस्ट का है बात का। ये गेटिंग माई पॉइंट? इसका ध्यान रखेंगे कि जब आपको बोला जाए कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना और कॉल्सन एरियर हो गई डिबेंचर की, तो कॉल्सन एरियर के अमाउंट को हटा के तब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जो लोन आपको मिला नहीं उस पर इंटरेस्ट किस बात का भाई। तो ये कंडीशन इस तरह से है, 4 अलग अलग डेट दे रखी है और आपसे बोले इंटरेस्ट इसी में घूम जाएंगे लोग। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जिस डेट को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस डेट तक कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल था। 30 सितंबर तक मेरे पास दो इंस्टॉलमेंट आ चुकी थी। पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने तक रही थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 महीने तक रही थी, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। तीसरी इंस्टॉलमेंट के टाइम आ गया आपका, चौथी इंस्टॉलमेंट आपको मिली नहीं, और मार्च के एंड में आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवा रहे हैं। पहली दो इंस्टॉलमेंट पर 6 महीने का, क्योंकि पहले 6 महीने का तो कैलकुलेट कर चुके हैं। ये वाली इंस्टॉलमेंट में भी 6 महीने का लगेगा, क्योंकि ये आपने कब लिया था, अक्टूबर 1 को लिया होगा। लेकिन तीसरी वाली इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि वो आपको डिलीवरी नहीं हुई है। तो जो सेकंड हाफ होगा उसमें आपको 1 2 3 इंस्टॉलमेंट पर 6 महीने का इंटरेस्ट एलिजिबल है आप। चौथी वाली इंस्टॉलमेंट तो आपको डिसबर्स ही नहीं हुई है ना, तो उसमें इंटरेस्ट किस बात का लगेगा। तो कॉस्ट इन एरियर का इम्प्लीकेशन वो आता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने मुझे ये पैसा नहीं दिया, हम कहेंगे जाओ लोन फोरफिट हो गया। फोरफिट का मतलब हमने तुम्हारा लोन हड़प कर लिया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए डिबेंचर के केस में फोरफिचर नहीं होता है।
शेयर के केस में होता है, शेयर के केस में तो पैसा लेना होता है ना किसी से, यहाँ भी पैसा लेना होता है, लेकिन वो ओनरशिप राइट है, वहां फोरफिट का हक होता है आपको, क्योंकि आपके एसेंशियल्स ऑपरेशन रुक जाएंगे अगर आप शेयर कैपिटल का पैसा नहीं वसूलेंगे तो। लोन तो देने वाले की मर्जी है, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। मान लो मैंने बैंक से बोला कि भाई आप मुझे ना 1 करोड़ का लोन देंगे, बैंक देगा 1 करोड़ का लोन सैंक्शन है, जब आओगे तब मिल जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 50 लाख का लोन उठाया, 50 लाख का लोन उठाया नहीं, तो क्या बैंक मुझसे पूरे 1 करोड़ का इंटरेस्ट चार्ज करेगा? बैंक ये थोड़ी बोलेगा कि मैंने तो आपके लिए 1 करोड़ रुपए रखे थे भाई, तुमको 50 लाख लेके मैं तो तुम, नहीं, डिसबर्स अमाउंट पर, गिवन अमाउंट पर, अवेल्ड अमाउंट पर लोन लगता है, इंटरेस्ट लगता है, जो आपने नहीं लिया उस पर थोड़ी लगेगा। तो दिस वाज द पार्ट यहाँ। क्या परसेंटेज डिबेंचर तो कर दोगे, लेकिन परसेंटेज डिबेंचर ड्यू तो करोगे ना पूरे अमाउंट से, ड्यू तो पूरा करना है आपने। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, आपने लायबिलिटी तो मान दिया, लेकिन जब पैसा ही वसूल नहीं हुआ तो क्या करोगे, तब अरियर बोल दोगे आप उसे। भाई डिबेंचर के केस में आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, आपने लिख दिया सॉरी डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर तो पूरी लायबिलिटी मान लिया अपने ऊपर, ठीक है। अगली एंट्री में कर दिया आपने बैंक अकाउंट डेबिट, पर्सन अरियर डेबिट, और टू डिबेंचर फाइनल कॉल। अब जितना पैसा मिल गया, जो पैसा नहीं मिला उस पर इंटरेस्ट थोड़ी दोगे आप, वहां फर्क पड़ता है। एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस आप मान लेंगे कि भाई लोन मिल ही जाएगा हमें, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, वो लायबिलिटी आप खत्म कर देंगे अपनी। दिस वाज क्वेश्चन, यहाँ ये हो चला था, इसमें अब कुछ नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ चलते हैं, एक इस बार का सैंपल पेपर भी उठा लेते हैं, उसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है वो देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ कर रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कोई इतनी परेशानी नहीं आने वाली, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अब ये रहा देखो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल हैव अ बैलेंस टू बी ट्रीटेड एज, क्या अब प्रीमियम और रिडम्पशन जो होता है ये क्या चीज होती है बताइए। अच्छा ये तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, चलो करेंगे इसका डिस्कशन, तभी नहीं अभी नहीं करते, बाद में करते हैं इसको। अच्छा ये मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं इसका डिस्कशन कर लूं, क्योंकि एक बच्चे ने कल पेपर करते समय गलती कह रहा है, बिल्डिंग अपेयरिंग इन द बुक्स वाज रुपीज 20 लाख, ये डिवेंचर से रिलेटेड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%। तो पता है बच्चे ने क्या करा, 20 लाख का 25% निकाल दिया, कितनी वैल्यू आई 5 लाख, और बोला 5 लाख रुपए का ओवर वैल्यूड से ना बिल्डिंग, उसको कम करना है 5 लाख से। क्वेश्चन बोला व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो 20 लाख में से 5 लाख करके 15 लाख आंसर दिख रहा है, टिक लगाया, चिल मार ली, खत्म हो गया। कह रहा सर फिर मुझसे पूछा गलत क्यों है। भाई सुनो ध्यान से, बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय कितना, बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय कितना लिखा है इस क्वेश्चन में, 25%। यानी कि जो 20 लाख रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एक्चुअली ओरिजिनल वैल्यू का 125% है। तो व्हाट इज 100%, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 8 5 4, 4 लाख, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 16 लाख। मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 16 लाख थी। आपने कितने में दिखा रखी है बुक्स में ये, 20 लाख में, तो कितना रिडक्शन करेंगे वैल्यू में, 6 लाख का। कैसे, हाँ 16, हाँ 4 लाख का। सो व्हाट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। पता चल रहा है कुछ, ओवर वैल्यूड, अगर हमसे कहता है कि बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, क्या बोलता, मेरे से क्या बोलता, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय कितने से बोलता मुझसे ये, बिल्डिंग वाज, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड की जगह मुझसे बोलता क्या, बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड बाय 20% बोलता। तो क्या मतलब होता है इस बात का, जान रहे हैं, इसका मतलब 20 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 80, तो 100% वैल्यू कितनी होती, 4 जा 5 जा 4 4, कितना बनता वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी आती, 25 लाख आती। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो होता है उसको अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। हाँ अगर ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू लिखा तो बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख है, एंड इट इज टू बी रिड्यूस या इट इज टू बी इंक्रीज बाय 25%, है तो सीधा मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल देनी है। नहीं देखो, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या, ये सब हटा दिया हमने यहाँ से, अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी रहती क्या, कि बिल्डिंग कितने की है, 20 लाख रुपए की है, बिल्डिंग कितने की, 20 लाख की, एंड टू बी शोन, और लिखना है क्या, ऐसा लिखा है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिखी है। अब आपके इस क्वेश्चन लिखा है बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख है,
विच वॉज नहीं, विच इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय 25%, ऐसे लिखा है। विच इज टू बी ओवर वैल्यूड, उसकी वैल्यू बढ़ानी है। तो 20 लाख का 25% के अंदर 5 लाख, 5 लाख से वैल्यू बढ़ानी है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 5 लाख जाएगा, बैलेंस शीट में 25 लाख का दिखेगा। इज टू बी का मतलब अलग है और इज वैल्यूड का मतलब अलग है। इसका मतलब ये करंट वैल्यू इन्फ्लेटेड वैल्यू है। इज टू बी का मतलब ये वैल्यू नॉर्मल है, इसे हमें बढ़ाना है। इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 25%, इसका मतलब क्या है कि 20 लाख का 25%, 5 लाख अंडर वैल्यू करना है। इज टू बी अंडर वैल्यूड, कम करना है। 15 लाख के देखिए कि 5 लाख आपका रिवैल्यूएशन का लॉस होगा। एनीवे ये क्वेश्चन नहीं था हमारे डिस्कशन में, आ गया लेकिन डिस्कस कर लिया। यहाँ डिवेंचर दिख रहा है कहीं पर सैम्पल पेपर में? कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। आपकी एसेट्स कितनी है? 45 लाख रुपीज की। लाइबिलिटी कितनी की? 750 की। कंसिडरेशन कितनी की? 30,000, 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट, और चेक मिला के आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है। एनीवे जब मैं लेके चलूंगा उन क्वेश्चन को तभी डिस्कस करूंगा, अभी तो खैर मैं उस कंटेक्स में नहीं लेके चल रहा। और देखिए डिवेंचर से रिलेटेड कुछ आया तो यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक पे चल रहा हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इधर चलते हैं। इसी पोर्शन पे आ जाइए। ये मैं रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेके चल रहा है अभी, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन मुझे करने हैं। ये आ जाते हैं यहाँ वाले पार्ट, ये वाला। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ क्या? कोलेटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट नाउ, ये वाला। आई थिंक इट इज विजिबल। और अभी भी कितनी बार रिवाइज करने के बाद भी लोग इसे नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द ऑब्स्टिकल, क्यों नहीं कर पाते? फ्री के नंबर होते हैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं, लेकिन उसे वो नहीं कर पाते हैं। एक बार इसे पढ़िए। मैं इसको देख के चल रहे हैं यहाँ पर। शुभ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी की बात चल रही है, और डेफिनेशन तो खैर आती नहीं है। जब हम किसी एसेट्स को खरीदते समय ओवर एंड अबव प्राइमरी सिक्योरिटी डिबेंचर को एज एन एडिशनल सिक्योरिटी डालते हैं तो उसे कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी, हम कहते हैं ना कोलेटरल रख लो, घर कोलेटरल रख लो, कुछ भी कोलेटरल कोलेटरल रख लो। कोलेटरल का मतलब तो होता है मॉर्गेज रखना, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स जब हम उसे कोलेटरल सिक्योरिटी बोल रहे हैं तो हमने किसी बैंक से, कहीं से, किसी इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, और लोन लेने के बाद वो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम चाहते हैं और सिक्योर रहे हमारा लोन। हमने कहा बिल्डिंग रख लो हमारी मॉर्गेज, उन्होंने कहा रख ली वो तो। हमने कहा और क्या चाहते हो? उसने कहा ठीक है भाई फिर आप ऐसा करो डिबेंचर इशू कर लो हमारे नाम पे। और व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उन पर इंटरेस्ट नहीं देना होता आप लोगों ने, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इंटरेस्ट कहां से दोगे? दे आर फॉर द सेक ऑफ शोइंग। When a company obtains a loan and overdraft from a bank or any other financial institution, it may pledge mortgage some assets as a secured loans against the loan. But the lending institution may insist on additional assets as a collateral so that amount of loan can be realized in full with the help of collateral security as in case of default. Such situation, company may issue its own debentures to the lenders in addition to some other assets already pledged. Such an issue of debenture is known as debenture issued as a collateral security. If the company fails to repay the loan along with interest, ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाए थे, the lender is free to receive his money from the sale of primary security, and if the realized value primary security की पूरी नहीं पड़ती है तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में लेंडर हैज अ राइट क्या करना? इन डिबेंचर को भी कैश कराना। to invoke the benefit of collateral security whereby debenture may either be presented for redemption or sold in the open market. डिवेंचर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी विद इन द टू वेज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहला एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड ने लोन ले लिया 5 लाख 50 लाख का एसबीआई से, 9 पर, ठीक है, और इशूड कर दिया 9%, 60,000 डिवेंचर्स ऑफ ईच, 100 ईच। बैंक इतना बेवकूफ नहीं है, 50 लाख के लोन के बदले में 40 लाख के डिवेंचर इशू नहीं करेगा। वो देखेगा लोन 10 साल का, 20 साल का, कितने साल का है। उनके पास कैलकुलेटर्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। वो सॉफ्टवेयर से पता लगा लेंगे कि जो डिवेंचर 5 साल का है, इस 5 साल के डिवेंचर पे 50 लाख का मेरा इंटरेस्ट मिला के पैसा कितना बनता है। तो इंटरेस्ट के हिसाब से वो डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो जो 60,000 दिख रहा है ना, ये इंटरेस्ट मिला के वाली वैल्यू है। तो 60,000 डिबेंचर्स है। फोर्स मेथड विदाउट जर्नल एंट्री।
नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। हाउएवर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बिलो द टाइम लोन अ नोट इज रिफ्लेक्टेड। कैसे दिखाया जाता है लोन? वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे दिखाया जाएगा। बैंक से लोन लेने की एंट्री मैंने कर दी है, आपकी बुक्स में नहीं कर रखी, आई एडवाइज यू आप एंट्री कर दें लोन लेने की। विदाउट जनरल एंट्री जब शब्द बोलेगा तो मतलब डिबेंचर की एंट्री नहीं करेंगे, लोन की तो एंट्री कर लीजिए। ये आपके पास बैलेंस शीट है, हमने अच्छा खासा देखा था किसके अंदर, इशू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि लोन लोन ही होता है। करंट एसेट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या दिखा आपको, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन फ्रॉम एसबीआई 50 लाख, ब्रैकेट में सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 60,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बस इतना दिखाना और काम खत्म। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश एडवांस 50 लाख। जब आपके पास बैलेंस शीट बनाने के लिए आए तो आपको कैश कैश इक्विवेलेंट नहीं दिखाना है जब तक कि फुल बैलेंस शीट बनाने के लिए ना बोले। ठीक है, जगी ब्रो इधर देख लो। सेकंड मेथड है विद जर्नल एंट्री। यहाँ हम क्या करने वाले, लोन की एंट्री ले रहे हैं और डिबेंचर को इशू करने की भी एंट्री कर रहे हैं। तो जब आप डिबेंचर इशू करेंगे तो 9% डिबेंचर अकाउंट कर देंगे 60 लाख से। बदले में क्या मिला आपको, कोई कैश मिला, कोई बिल्डिंग मिली, कोई मशीनरी मिली? नहीं मिला। तो हम उसके लिए शब्द क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस। क्या बोलते हैं, डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस का नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट। एनी अकाउंट विच इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इधर दैट इज रियल और दैट इज पर्सनल। नॉमिनल तो जाता ही नहीं बैलेंस शीट में, रियल ये होगा नहीं क्योंकि टेंजिबल इंटेंजिबल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या है, पर्सनल है। दिस डिबेंचर सस्पेंस इज टुवर्ड्स अ फर्म और टुवर्ड्स अ कंपनी, टुवर्ड्स अ बैंक और टुवर्ड्स एन इंस्टीट्यूशन, तो पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं इसको। बैलेंस शीट बनाते हैं, वही नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दिया, वही करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दिया। थोड़ा नीचे चलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिख दिया लोन फ्रॉम एसबीआई 60,000 9% डिबेंचर एट द रेट ₹100 ईच, 60 लाख आ गया। माइनस डिबेंचर सस्पेंस 60 लाख, वैल्यू क्या हो गई नील, टोटल कितना आ गया 50 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना दिखाया जाएगा, कैश एट बैंक 50 लाख, मामला खत्म। दिस इज द प्रेजेंटेशन। इतना आसान प्रेजेंटेशन है। अब आप देखिए, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों। आप ही लोग बताइए मुझे क्या गलती होती है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी में। नोट्स में हर चीज बना के दे रखी है। इस क्वेश्चन के अंदर जो भी वेरिएशन होगा वो सिर्फ यही होगा, लोन का अमाउंट 50 लाख, लोन का अमाउंट 1 करोड़, लोन का अमाउंट 2 करोड़, लोन का अमाउंट 10 लाख, डिबेंचर इशू करे 20 लाख के, 2 करोड़ के, 3 करोड़ के, और ज्यादा क्या बताइए, बताइए मुझे। और मैंने देखा जब जब क्वेश्चन दिया तो या तो लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं करा उसको। भाई क्यों नहीं अटेम्प्ट करा, बताओ उससे क्या दिक्कत होती है, लक्ष्य कुमार आप बताइए। बताओ भी शौर्य, अटेम्प्ट तो करा ही नहीं कभी, बता, नंबर भी तो नहीं मिले। हाँ क्यों, बताओ क्या परेशानी है इसमें मुझे। अभी सामने खड़ा हूँ आपके। इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी में व्हाट प्रॉब्लम यू फेसेस, दोज वर ऑनलाइन दे कैन आल्सो टेल मी। क्या परेशानी आती है, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल हियर, मुझे समझ में नहीं आता। जबकि पूरे पूरे नंबर आपको बनते हैं मिलने के लिए। कोई बताएगा, लवन्या, यू नेवर अटेम्प्टेड इट, क्यों? अरे व्हाट इज द डेडलॉक हियर, ऑनलाइन में कोई मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग, क्यों नहीं कर पाए इसको कभी। कहा ना, ये फलक या कोई और, या नेति, सही है, शाश्वत। चलो मत बोलो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अरे अभी तो ठीक है, अब इसको जो जो पढ़ा रहे नोट्स खोल के तो देखिए आप लोग क्या है उसके अंदर। अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं जिसको हम अब खुद करेंगे, मैं इसको नहीं बोल रहा यहाँ पर। ये देखो यार, कि हसन लिमिटेड ने लोन ले लिया 30 लाख रुपए का, किससे, रुपीस का सिंबल, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के डाले मैंने, अपनी तरफ से नहीं डाले। अगेंस्ट a primary security worth 40 lakh and issued 4,006% debentures of 100 each as a collateral security. The company again offer 1 year, again after 1 year, took a loan of 50 lakh from the bank, plant, plant as a primary security and issued 6,006% debenture of 100 each as a collateral security. तो नेसेसरी जनरल एंट्री बनाने के लिए करें। देखिए, आपने ऑलरेडी एक लोन ले रखा था कितने का, ऑलरेडी आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी थी, फिर आपने एक नया लोन ले लिया। 2 बार कर दीजिए एंट्री, एक बार पहली बार कर दी, दूसरी बार, जब 2 बार आप दूसरी बार बैलेंस शीट बनाएंगे, ऑलरेडी आपके पास जो देखेगा, अब आपके पास लोन फ्रॉम बैंक कितना दिखेगा, 30 लाख ऊपर का लोन है और 50 लाख नीचे का, 80 लाख का लोन दिखेगा। और ब्रैकेट में क्या देखेंगे, कितने डिबेंचर्स, आप पहले 4,000 थे, वो ऊपर चलेंगे, दूसरी बार जब लिखेंगे तो क्या होगा, 4 ओपनिंग बैलेंस है, 6 और जोड़ देंगे, 10,000 देखेंगे फिर आपको।
हाँ जी। अच्छा पहले ये देखिए पहले, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। पहली वाली एंट्री आप कर लेंगे एक, ठीक है, और उसकी डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री। फिर दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री, क्योंकि दोनों एक डेट पे तो हुआ नहीं है, एक साल का टाइम है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या दिखेगा? पहला वाला पोर्शन दिखेगा। और सेकंड ईयर की बैलेंस शीट दिखाते हैं तो क्या दिखेगा? जैसे ये वाली बैलेंस शीट है मेरी, सेकंड ईयर में बनती है, जब यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, नोट्स में जाऊंगा यहाँ पर मैं लिखूंगा, ठीक है। तो जो लोन फ्रॉम एसबीआई था वो भी आपका कितना होगा, 50 प्लस एडिशनल करके 80 दिख जाएगा यहाँ पर। और जो ये डिवेंचर आप दिख रहे हैं यहाँ पर, सिक्योर्ड बाई इशू ऑफ 60,000 वो कितनी थाउजेंड डिवेंचर्स है यहाँ पर आपके अभी? 6,000 है, और प्लस और नए कितने दिए, 4,000। हाँ, तो कुल मिलाकर 10,000 ऐसे करके ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर आप यहाँ लिखेंगे ये वाले तरीके से तो क्या लिखेंगे? लोन फ्रॉम एसबीआई 50 लाख प्लस एडिशनल लोन वो लिख देंगे जो भी था। और लेस डिवेंचर सस्पेंस में कितना करेंगे? चार पुराना छह नया मिला के कर देंगे माइनस, मतलब वो नील होना ही होना है। इसका मतलब ये है। 2 साल की इंफॉर्मेशन दे दी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। मेघनाथ लिमिटेड टू का लोन of 1,20,000 from a bank and deposited 14,000 8% डिबेंचर 100 each as a collateral security along with primary security 2 lakh। प्राइमरी सिक्योरिटी का कुछ नहीं करना आपने, इट हैज नो रेलेवेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब हम किसी से लोन लेते हैं, लोन लेने की एंट्री होगी। मॉर्गेज करने के लिए थोड़ी एंट्री करते हैं हम कोई। मैंने अपनी एसेट्स के पेपर दे दिए, उसकी थोड़ी एंट्री होगी। तो देर इज नो एंट्री। कंपनी अगेन टू का लोन ऑफ 80,000 आफ्टर 2 months from a bank and deposited 1,008% debenture 100 each as a collateral security, record necessary journal entry and prepare the balance sheet of the company। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ये पार्ट आपके लिए सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के पेपर में शायद ना आए ये वाला पार्ट। कि अगर कंपनी क्या करती है, वो जो लोन लिया था उसकी रिपेमेंट नहीं कर पाती है, उसकी रिपेमेंट नहीं कर पाती कंपनी, फ्लॉ कर देती है या फेल हो जाती है, बाउंस हो जाती है। इफ द कंपनी borrower does not pay the loan along with interest, the lender can recover the due amount by selling primary or principal security or by redeeming collateral security debenture। जैसे जर्नल एंट्री टू कैंसिल द एग्जिस्टिंग एंट्री फॉर डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब डिबेंचर इशू हुए थे बेटा, क्या एंट्री करी थी आपने? डिबेंचर सस्पेंस परसेंटेज डिबेंचर करा था ना। अब आप पहले क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देते हैं एंट्री में, अपनी बुक्स में कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, विवेक इधर, वीर, जैन, इधर, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस एंट्री क्यों करा ऐसी एंट्री आपने? देखिए, जब आपने डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री करी थी तो दिस वाज योर एंट्री। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उस लोन को कैंसिल कर देंगे, ठीक, खत्म हो गया वाला लोन। फिर आप जनरल एंट्री क्या करेंगे, उस लोन को कन्वर्ट करेंगे, उस लोन को और उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे नए डिवेंचर में। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, लोन अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आपको ड्यू करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय दिखाऊंगा। तो लोन डेबिट कर दिया, पुराना लोन खत्म हो गया, उसका इंटरेस्ट भी आपने इस पर डेबिट कर दिया, और परसेंटेज डिवेंचर नए डिवेंचर बना दिए। यहाँ क्वेश्चन आपके पास है, एक्स लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each as a collateral security for a loan of 8 lakh from SBI। The company was unable to repay the loan and on which the interest payable was rupees 2 lakh as on 31st March 2025. SBI on 31st March 2025 exercised the right vested in it by way of debenture being issued as a collateral security। आपको बोला जनरल एंट्री बनाई इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड ऑन 31st March 2025। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ करके एंट्रीज कैसे कैसे बननी थी। तो कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे बताइए जरा, किससे शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे पहले? बोलो किससे शुरुआत करनी पड़ेगी? ये नहीं है, ये भी नहीं है। अ, एक बार बुक में देखना कौन सी इलस्ट्रेशन है जरा। नहीं, इंटरेस्ट वाली नहीं है। जब डिबेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी में दिए थे और डिफॉल्ट हो गया, ये नहीं है। जब डिबेंचर आपने इशू करे थे 11 कितना नंबर बोले, 20। फिर 28। हाँ ये रहा, ये वाली इलस्ट्रेशन थी ना। ठीक है। और
चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है इस केस में, देखिए यहाँ पर पहली एंट्री बनाएंगे आप। मैं शुरू से करके दिखा रहा हूँ। मान लो अगर मैं लोन लेता तो पहली एंट्री क्या बनती मेरी, और डेट कब थी, लोन कब लिया हम लोगों ने, देखो जरा, कोई डेट नहीं दे रखी है, ठीक है। तो चलो हमने पहली एंट्री बना दी क्या, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम, किससे ले लिया, एसबीआई से। कितने का लोन ले लिया बताइए, 8 लाख का लोन ले लिया, 8 लाख। बातें ना करें, 8 लाख का लोन ले लिया। क्या बोलेंगे, लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, एसबीआई से लोन ले लिया, नंबर 2। इसके बाद क्या होगा, अगली एंट्री बनाई आपने, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर इशू कर रहे हैं इसमें, 10,000, 10% डिबेंचर कहाँ है ये, 24th ना, 8,000 ले लिया, तो कंपनी वाले पे 10,000, 10% डिबेंचर्स ले लिया, 10% डिबेंचर्स एंड 10,000, और कितने का डिबेंचर एक है, 100 रुपए का, तो 10 लाख रुपए ऐसे हो गया, 10 लाख ऐसे हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर issued as a collateral, issued as a collateral, स्पेलिंग गलत बोल रहा हूं मैं, CO, कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसे कर दिया। अब हमारे पास आ गया कौन सा टाइम पीरियड, जब वो लोन डिफॉल्ट हो गया, जिस पर इंटरेस्ट कितना, 31 मार्च 2025 आ गया। चलो अब मैं आ रहा हूँ 31 मार्च, और डेट मेरे पास है 2025। बिफोर आई गो फॉर द फर्दर, तो पहले मैं क्या एंट्री कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन, ध्यान से सुनना, 10% डिबेंचर डेबिट टू, क्या एंट्री करना चाहिए बताइए मुझे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट बनता है, 2 लाख। अरे बाबा, अब क्या हो गया, अब हमारा डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट के टाइम में उसको इंटरेस्ट की कैटेगरी में लेके आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या, ये क्वेश्चन दे रखा है ना बेटा, इसने दे रखा है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पेबल था, ये दे तो रखा है, नहीं दे रखा हो तो नहीं करेंगे, दे रखा है। हाँ, तो क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, कितने से, 2 लाख से, हमने लिख दिया इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिबेंचर, करेक्ट। तब फिर से हम 31 मार्च को फिर से एंट्री क्या करेंगे, अब आप देखिए, अब हमारे पास इंटरेस्ट भी आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री को फ्लिप कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, तो क्या एंट्री करूंगा मैं यहाँ पर, 10 नहीं, रुक जा भाई, पहले तो ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी ना, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, व्हाट वाज द वैल्यू, पहले वैल्यू कितनी थी, 10 लाख की, रुक जा यार रुक जा, हमारे पास क्या था एंट्रीज में देखो, हाँ ये रहा, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, पहले तो उसको, पहले तो नॉर्मल एंट्री को खत्म करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, 10 लाख से, और टू डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख से, ये वाला पार्ट हमने कर दिया, 10% डिबेंचर्स हमने रिटर्न ऑफ कर दिया इसको। फिर मार्च 31 आ गया, अब हमने क्या कर दिया, इन डिबेंचर को कैंसिल कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस भी कैंसिल कर दिया। ये बात सही बोली इसने, हमें ना बैंक डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं लिखना, डिबेंचर तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन, बिल्कुल ठीक बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई लिखना है, ठीक है सही बोला, इंटरेस्ट लोन फ्रॉम एसबीआई डेबिट, कितने का इंटरेस्ट था, 2 लाख, एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई, वो कितने का हो गया, 2 लाख का हो गया, ऐसे कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा देखिए, लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई को कैंसिल करेंगे, ऊपर वाला लोन, ये लोन को कैंसिल, क्योंकि तो खत्म हो गया, पैसा देगा नहीं, वो कितना, 8 लाख, और क्या लिख रहे हैं, आउटस्टैंडिंग, बात ना करो, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई, इसे भी खत्म कर दिया, 2 लाख का, और क्या लिख दिया, टू 10% डिबेंचर अकाउंट 10 लाख से, ऐसे कर दिया, और क्या बोल दिया,
लोन एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज एडजस्टेड अगेंस्ट 10% डिबेंचर, उसके अगेंस्ट कर दिया। इसके बाद हमें क्या बोला करने के लिए? हो गया खत्म। अच्छा, ये चला गया, अब ये हो गया। फिर March 31 आई हमारे पास। उसमें हम क्या लिख रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर रहे हैं। और कौन सा इंटरेस्ट? ना बेटा, नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई वाला वो। क्या? टू, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई। इसको 2 लाख रुपए का क्या कर दिया? ये इंटरेस्ट क्योंकि अराइज हो गया था, इसे कैंसिल करना था। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई इज रिटर्न ऑफ। आपकी बुक में आपकी बुक में ये वाली एंट्री नहीं कर रखी होगी। कर रखी है एंट्री? हाँ, और ये भी नहीं कर रखी होगी, बताइए। नहीं नहीं नहीं, सुनो। वो जो हमने नकली नकली काम कर रखा था ना, उस एंट्री को रिवर्स करके खत्म कर दिया, वाइप ऑफ कर दिया, बिल्कुल पॉइंट अप कर दिया, हटा दिया उसको। अब हमने क्या किया कि अपना लोन कैंसिल करा, उसका इंटरेस्ट कैंसिल करा, और उसको रियल डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अभी तक तो डिबेंचर सस्पेंस के अगेंस्ट दिख रहे थे ना, माइनस होकर जीरो हो जाते थे, अब नहीं होंगे जीरो। अब लो, अब 10% डिबेंचर आपके। देखिए, डिबेंचर तो वैसे भी आपके पोजीशन में है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके ओनर नहीं थे, क्योंकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ बन ही नहीं रहा था। लेकिन अब आपने डिबेंचर को रियल में एग्जिस्ट कर लिया, और ये लोन किस लोन के अगेंस्ट करा? एक दूसरे लोन के अगेंस्ट करा। अब आप इन डिबेंचर को क्या कर सकते हैं? या तो रिडीम करवा लो, या मार्केट में बेच दो। लेकिन पुराने वाले को आप रिडीम और मार्केट में नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट कुछ था नहीं। वो तो डिबेंचर सस्पेंस के नाम पे चल रहे थे। इसीलिए डिबेंचर सस्पेंस नाम का टेम्परेरी अकाउंट खत्म किया, और 10% डिबेंचर नाम के नकली डिबेंचर खत्म करे। और फिर क्या किया? असली लोन और असली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? असली डिबेंचर में। अब आप असली डिबेंचर को क्या कर सकते हैं? या तो रिडीम करिए उसको, 10% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और या फिर क्या कर दीजिए, उसको मार्केट में बेच दीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये ऑप्शन बैंक के पास है। हम अपनी बुक में ऐसी एंट्री करते हैं। ये तब था जब लोन का डिफॉल्ट हो जाए, ये तब था। दिस इज नॉट इन योर सीबीएसई, इट मे बी देयर इन द सीयूटी, उसमें हमने बोला है। तो वहां आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब लोन की डिफॉल्ट हो जाए तो कौन कौन से अकाउंट डेबिट होते हैं। तो क्या जवाब बनेगा आपका? ओरिजिनल लोन, उस पर जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो डेबिट होगा, और नए डिबेंचर क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, ऐसा करके। और ये जो आपने इंटरेस्ट अराइज कर दिया था यहाँ वाला, देखो ध्यान से देखना। बैंक तो बैंक ही है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। लोन फ्रॉम एसबीआई जो आपने लिया था वो, और ये लोन फ्रॉम एसबीआई, ये कैंसिल हो गया। देख रहे हैं ना, अकाउंट क्लोज हो गया। डिबेंचर सस्पेंस और 10% डिबेंचर अकाउंट, ये भी क्लोज होकर कैंसिल हो गया। देख रहे हैं ना, अकाउंटिंग क्लियर हो गई। अब, और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन क्रेडिट हुआ था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लोन डेबिट हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या? सिर्फ आपके से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ जाके कैंसिल हो गया, और आपके पास बचता क्या है? सिर्फ आप बैंक डेबिट, और क्या बचता है? 10% डिबेंचर। बैंक बैंक में पड़ा होगा पहले से। 10% डिबेंचर इज अ प्रॉपर लायबिलिटी विद यू। देख रहे हैं, अकाउंट आपस में कैंसिल होकर फाइनल एंट्री ऐसे बन रही है। इस तरह से बनता है क्वेश्चन। तो बुक में जो है ना, ये वाली एंट्री गोल कर रखी है, और ये वाली एंट्री गोल कर रखी है, दो एंट्रियां दिखा रखी हैं आप। तो करेक्ट ट्रीटमेंट आपका वैसे ही बनता है। बुक ने ये मान लिया कि ये हो चुका होगा, बट आई शोन यू। हालांकि ये दो एंट्री भी नहीं करनी है आपको, आपको तो काम यहीं से शुरू होना था, इस तरह से। तो ये कौन सा पोर्शन था आपका? जब किसकी बात करते हैं हम? डिबेंचर किसकी तरह से हो रहा है इशू? कोलेटरल की तरह से इशू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखिए जरा, एनसीईआरटी कहाँ चली गई? बंद कर दी मैंने शायद। अब आप देखें, वेरी गुड। एक एक ना, इस क्वेश्चन को देखिए आप तब तक। इसकी एंट्री कर लीजिए जरा जल्दी से। इसकी एंट्री करिए, मैं तब तक दोबारा से आता हूँ आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे करिए एक बार।
ये जो क्वेश्चन अभी जो आपके पास क्वेश्चन आया, ये दैट्स वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। डिबेंचर हमेशा एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो सकता है कि जब 3 नंबर का क्वेश्चन आया तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का बनकर आए। लेकिन ये नॉर्मल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया है। 130 अगर कहा एप्लीकेशन पे तो बाकी अलॉटमेंट पे हो गया, और कुछ नहीं है। देखिए सीधा सा क्वेश्चन, एंड इट इज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, 9000 वाला। तो क्या है, जैसे शेयर में एंट्री बनती थी, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9000 इंटू 30 कितना गया, 270। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 270। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 9000 इंटू 70 कर दिया, 6,30,000। और बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, काम खत्म। अब एक और चीज देख लीजिए, बैलेंस शीट जब बनती है तो कैसे बनेगी इसकी, क्योंकि हमने शेयर की बैलेंस शीट सीखी थी। इसकी बैलेंस शीट भी देख लेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉट नंबर 1। नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिख दिया 9000, 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 9 लाख हो गया। और 9 लाख आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट बन के वहां चला गया। नॉन करंट लायबिलिटी में आप इसे क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे एसेट्स के अंदर क्या देखिएगा, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 2, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश एट बैंक, खत्म। यही आपकी बैलेंस शीट होती है। कब, जब सिर्फ डिबेंचर हो, जब डिस्काउंट ना हो, जब प्रीमियम ना हो, ठीक है। अगर डिस्काउंट हो और प्रीमियम भी हो, तो डिस्काउंट और प्रीमियम मिलकर लॉस बनता है। वो लॉस कहाँ से राइट ऑफ होगा, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से होगा। और अगर प्रीमियम होगा तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनकर दिखेगा। ये आगे दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पे जाने वाली बात है, ये हम बाद में देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेके चलूंगा आपके सामने। डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर के बारे में मैं जब मैं लेके चलूंगा क्वेश्चन उस वाले। ये दोबारा से उसी तरह की बैलेंस शीट अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ये। इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम में कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर जाता है ये बैलेंस शीट बनी हुई है। और आप देखेंगे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस दिख जाएगा आपको। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ दिखेगा आपको, उसके अंदर दिखेगा। तो मैं नहीं लेके चल रहा उसको अभी। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो भी डिबेंचर पे आएगा वो लॉन्ग टर्म डिबेंचर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैसा आएगा। परेशानी कब कब आती है, जब आपका डिबेंचर इशू हो पार पर, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, इशू हो प्रीमियम पर, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, इशू हो क्या डिस्काउंट पर, रिडम्पशन किस पे हो जाए, प्रीमियम पे। तो वो सारे के सारे केसेस में ना, तो अगली क्लास का जो हमारा टारगेट रहेगा वो उसी का रहेगा, किसका, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे मेजर पोर्शन वही है। डिबेंचर इंटरेस्ट मजाक होता है थोड़ा थोड़ा सा। और सुनो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाना, ये भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज इतना ही वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।